गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं ला रहा हूं आपके लिए क्लास। कौन सी मेरे भाई? बताओ कौन सी क्लास थी अपनी? ये 15वीं या 16वीं क्लास होगी मेरे भाई, ठीक है ना? चलो 15 16 जो भी है देख लेंगे, जो भी है ठीक है। देखो मेरे भाई, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, मैं तुम्हें बता चुका था, लेकिन अब इसको ये है कि 20 एक दिन में अपन मतलब अब जो 4-5 दिन उनमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ चीजें मैंने बताई थी, कुछ चीजें मैंने समझाई थी, समझाने के बाद में अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे। किस निष्कर्ष पे पहुंचे थे सर? कि बेटा अब हमको इस चैप्टर की धज्जियां उड़ानी है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमसे नहीं आए, ठीक है। एक एक चीजें मैंने समझाई है, एक एक चीजों पे अपन ने गौर किया है, अच्छे तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है मेरे भाई, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई है ना। उसको आप पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। सब तरीके की सुविधाएं आपको दी हुई है फ्री की क्लास में। आपको कंटेंट, सुविधाएं, सारी चीजें आपको ना एक पेड के मतलब एक पेड जो कोर्स होता है, पेड का मतलब पेड वो नहीं है नालायक, पेड का मतलब है जिसमें तुमने पैसे दिए हो, भुगतान किया हो, उस कोर्स से भी ज्यादा देने का मैंने प्रयास किया है और अभी मैं देता जाऊंगा, है ना। जब तुम मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कि जब तुम लास्ट में जब तुम देखोगे एग्जाम के टाइम तक, तो तुम देखोगे कि हाँ सर मजा आ गया, आपने इतनी चीजें दी हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो चौथे चैप्टर चल रहा था अपना, ठीक है। अपन मैं कल तुम्हें समझा चुका था, अभिक्रियाएं चल रही थी अपने पास, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की कुछ अभिक्रियाएं जिनमें अपन ने देखो कौन कौन सी पढ़ी थी। संकलन पढ़ी थी, बताओ पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? देखो संकलन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तुम बोलोगे हाँ सर पढ़ी थी। जिसमें मैंने क्या बताया था तुम्हें कि संकलन में क्या होती है, जुड़ना होता है सर। जुड़ने का मतलब जब भी असंतृप्त यौगिक होते हैं उनको संतृप्त यौगिक बनाने के लिए जो, एक मिनट रुको, तेरी परमाणु, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो इसमें क्या करते हैं, संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु के समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है। असंतृप्त यौगिकों को या संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु के समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो हमने हाइड्रोजन के जोड़ा है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इस तरीके से ये क्या बन गया था हमारे पास? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया था, ठीक है मेरे भाई। क्या बन गया था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया था। सर ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई? यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड मैंने बताया था तुम्हें, ये हमें बताता है बेटा क्या? असंतृप्त यौगिक, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड क्या बताते हैं? संतृप्त यौगिक। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या था मेरे भाई, यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन था और यहाँ पे क्या बन गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। तो असंतृप्त से संतृप्त बनाते हैं, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारे पास? वनस्पति वनस्पति घी बन जाता है। किससे? वनस्पति तेल से। वनस्पति तेल समझते हो तुम? अरे वनस्पति घी का मतलब है डालडा। क्या होता है? डालडा, समझे? डालडा। अरे डालडे के लड्डू पहले बहुत बनते थे, नालायक को नुकते उकते में जीमने जाया करते थे उस टाइम पे। चलो जाते तो अभी भी हूँ, नालायक कोई मर ही नहीं रहा मैं। अब तो मेरे नुकते में जीमोगे तुम, नालायक हो के दूंगा थप्पड़, सुबह सुबह मरने की बातें नहीं करेंगे। और चलो मेरे भाई देखो, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने ना। अब आगे लिखेंगे अपन क्या, एक अभिक्रिया और रह गई थी। देखो एक अभिक्रिया और करा दी थी ना मैंने इससे पहले, हाँ दहन करवा दी थी, ऑक्सीकरण करवा दी थी, संकलन हो गई थी। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन। देखो एक चीज समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, यहां पे क्या है, वो पहले वाला जो चैप्टर था ना उससे थोड़ी थोड़ी चीजें ही अलग हैं। जैसे संकलन को संयोजन भी बोलते हैं, लेकिन अगर उसने दे दिया संकलन अभिक्रिया तो तुम्हें समझना है तुरंत कि वो दूसरे मतलब चौथे चैप्टर की बात कर रहा है या पहले चैप्टर की बात कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, चौथे चैप्टर की बात कर रहा हो तो चौथे चैप्टर की लिख देनी। संकलन में मतलब संकलन का मतलब ही चौथे चैप्टर पे पहुंच जाना है तुम्हें, ठीक है। और विस्थापन की जगह अगर वो प्रतिस्थापन दे तो देखो मैंने बताया था कि विस्थापन को प्रतिस्थापन बोलते हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे, अगर प्रतिस्थापन आता है तो मैं जो ये लिखवाऊंगा ये वाली लिख के आनी है। संकलन की पूछे तो जो मैंने लिखवाई हुई है वो लिख के आएंगे, ठीक है ना। संयोजन और विस्थापन वो सारी पहले चैप्टर की है, उनको छोड़ो। लेकिन अगर संकलन और प्रतिस्थापन पूछे तो चौथे चैप्टर की ही लिखनी है मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़े। अब अपना देखो क्या रह रहा था मेरे भाई, अब लिखेंगे अपनी अगली, ये हो गया था संकलन संयोजन अभिक्रिया। अब लिखोगे आप, क्या लिखोगे मेरे भाई? अब लिखोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तैयार है ना मेरे भाई सब? अरे सब तैयार तो हो ना नालायक हो? अरे तैयार का मतलब ऐसे नहीं कह रहा कहीं कोट पैंट पहन के बैठ जाओ नालायक हो, कहाँ जा रहे हो, घर वाले पूछे तुम कहो गुरुजी, गुरुजी ने किया तैयार हो जाओ। चलो देखो, हाँ क्या बता रहा था मैं, ऐसे ही डायलॉग याद आ गया था, चलो बाद में बताऊंगा क्या बता रहा था, मैं तो भूल हो। चलो लिखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिखेंगे मेरे भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो टाइम बर्बाद करेंगे नहीं, नहीं चैप्टर और लंबा खिंच जाएगा मेरे भाई, है ना। तो लिखोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिखोगे
अब देखो प्रतिस्थापन में भी क्या है, वही बात है भाई, इसमें क्या करेगा, कोई भी परमाणु हो गया, परमाणु का समूह होगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु के समूह को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें संतृप्त यौगिकों में, लिखेंगे संतृप्त यौगिकों में हाइड्रोकार्बन, सॉरी संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु, लिखेंगे संतृप्त यौगिकों में लिखेंगे संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु, लिखेंगे संतृप्त यौगिकों में, सही दिख रहा है भाई, सीधा है बिल्कुल, संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, लिखेंगे संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, ठीक है, संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, कोई परमाणु या परमाणु समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई परमाणु या परमाणु समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन, ठीक है, लिखी गई क्या, ये लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में, लिखेंगे मेरे भाई ना, लिखेंगे इसमें जुड़े हाइड्रोजन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में, हाइड्रोजन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में, लिखते रहना मेरे भाई साथ साथ, है ना।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में अन्य परमाणु या अणु से उपस्थिति में अन्य परमाणु या अणु से प्रतिस्थापित किया। लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में अन्य परमाणु या अणु से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे CH4Cl। ठीक है, सॉरी CH4 के साथ इसको जोड़ेंगे ना मेरे भाई अभी तो। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन करवाएंगे तो Cl2 इस तरीके से होगा। यहाँ पे होगा मेरे भाई सौर प्रकाश होगा। ठीक है, सौर प्रकाश होगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा यहाँ पे, बताओ क्या बन जाएगा इसमें से। भाई इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बताओ। अरे बताओ नालायक हो, तुम्हें पढ़ेंगे नहीं थप्पड़ अब। बताओ, अरे बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या बन जाएगा बताओ। अरे बताओ नालायक हो। देखो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास CH3Cl प्लस में HCl। ठीक है, CH3Cl प्लस में HCl बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको समझाने का प्रयास करता हूं, तुम समझने का प्रयास करना। ठीक है, हाँ बेटा वो जिंदगी में झूठे बहुत लोग हैं। क्या हो गया सर, दिल टूट गया? हाँ मैं दिल टूट गया भाई मेरा। दिल को टूटा तोड़ा नहीं है, दिल को दबा दबा के तोड़ा है ना। किसने तोड़ा है ये नहीं बताऊंगा, बस इधर देखो तुम। हाँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो प्रतिस्थापन अब समझने का प्रयास करेंगे, बाकी बातें बाद में। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु, संतृप्त यौगिक कौन से? जिनमें एकल बॉन्ड होता है सर, एकल आबंध होता है। संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, कोई परमाणु, अगर कोई परमाणु है या परमाणु का कोई समूह है तो उसको क्या करेगा, या तो कोई परमाणु आएगा या परमाणु का समूह आएगा और उसको प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई परमाणु या परमाणु समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखो ये तो समझ में आ गया ना। जैसे समझो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे समझो ये CH4 और Cl2 था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से समझेंगे भाई। यहाँ पे क्या है, कोई परमाणु होगा या परमाणु का समूह था। मान लो यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे परमाणुओं का समूह है। ये परमाणुओं का समूह मतलब क्लोरीन, 2 क्लोरीन है मतलब अणु है। ठीक है, तो ये परमाणुओं का समूह क्या कर रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से परमाणु का जो समूह है इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। एक हाइड्रोजन को जब प्रतिस्थापित कर रहा है तो इसने बना लिया CH3Cl। अब 2 Cl तो जुड़ नहीं सकते, तो इसने क्या किया, एक परमाणु को ही अटैच किया है, परमाणु को ही जोड़ा है, तो देखो CH3Cl बन गया। मतलब देखो भाई इसने क्या कहा था कि संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई या तो कोई परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है। देखो या तो कोई परमाणु हो सकता है जैसे Cl था, या फिर परमाणुओं का समूह जैसे Cl2 ये हो सकता है। ये क्या कर देंगे, इसको पूरे के पूरे को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब यह एक जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में, सौर प्रकाश का मतलब है मेरे भाई सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, ये सौर प्रकाश है, और प्रकाश नहीं है, कहीं लिख दो कि और प्रकाश। ठीक है, देखो तो सौर प्रकाश की उपस्थिति में अन्य परमाणु या अणु से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कैसे किया है इसका मैंने उदाहरण दिया है मेरे भाई। समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। आगे देखते हैं क्या आएगा अपने पास। देखो मेरे भाई यहां तक अपना हो गया, तो अब आएगा अपने पास क्या,
अब लिखेंगे अपन जीवाश्म ईंधन। क्या लिखेंगे? जीवाश्म ईंधन। देखो मेरे भाई, एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। अभी ये चैप्टर में बहुत सारी चीज रह रही है, एथेनॉल के साथ अभिक्रियाएं रह रही हैं, एथेनॉल का ऑक्सीकरण रह रहा है, ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं रह रही हैं। और एक मेन चीज देखो, मैं एक सारणी खोज रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही भाई। मैंने कहीं पे पढ़ी थी, लेकिन मैंने पूरी किताबें देख ली, पूरी सब कुछ देख लिया, लेकिन वो मिल नहीं रही। अगर कहीं पे मतलब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें वो लिखाऊंगा, तो तुम क्या करोगे, इसके बाद में एक पेज छोड़ दोगे, ठीक है, एक पेज तुम क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है ना मेरे भाई। इस यहां तक पहुंचने के बाद में तुम एक पेज खाली छोड़ दोगे, मतलब एक बगल का पन्ना, ठीक है ना। जैसे ये किताब है तुम्हारी, जैसे ये कॉपी है तुम्हारी, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हारी कॉपी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉपी में जैसे ये पन्ना छोड़ देना है एक ओनली, ठीक है ना, ओनली ये वाला बस, ठीक है, ओनली ये पन्ना ये वाला पन्ना छोड़ना है, मतलब पीछे से नहीं, मतलब ये यहां से भी, जैसे मान लो पीछे वाले पन्ने में लिख दे। देखो इस तरीके से समझाता हूं मैं, तुम समझ लो, ध्यान से देख लेना। समझो मेरे भाई, देखो जैसे ऐसे, जैसे मान लो ये पन्ने यहां तक लिख दिए तुमने, यहां के बाद में तुम्हारे जैसे मान लो ये पन्ना खाली छोड़ देना, ठीक है। जैसे मान लो यहां तक भी आ गया ना, तो भी ये पन्ना छोड़ना है, एक पन्ना छोड़ देना है तुम्हें, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से न करके, और तुम्हारा मान लो इस तरीके से हुआ, कहां पे गया, जैसे मान लो, नाला कट जा, देखो जैसे मान लो इस पन्ने में तुमने काम किया है, तो इस पन्ने के अगले पन्ने में, मतलब इस तरीके से जो ये पन्ना होगा, इसको खाली छोड़ देना, मतलब एक पेज, एक पन्ना खाली छोड़ना है, एक पेज खाली नहीं छोड़ना, ओनली एक पन्ना खाली छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है ना, एक पन्ना खाली छोड़ना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मेरे भाई, आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन। मैं क्यों छुड़वा रहा हूं, देखो वो सारणी अगर मिल गई ना, तो तुम ये समझ लो नामकरण की धज्जियां उड़ा दोगे तुम। अभी नहीं, लास्ट तक, कभी भी तुम जितनी जब तक पढ़ोगे ना, तब तक मजा आने वाला है तुम्हें उसको, ठीक है ना। चलो, वो तुम्हें 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी जहां भी करोगे, वो मतलब काम की चीज है, वो यूनिवर्सल सारणी है, वो मिल नहीं रही मुझे। मैंने कहीं पे पढ़ी थी, उसको बनवाया भी था मैंने पिछले साल, लेकिन मिल नहीं रही है, ठीक है। मैंने बात की, देखा एक वो दे देगा तो भाई साहब अपने एक है एक महाराज। चलो ये लो, अब अपन लिखते हैं मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन। हेडिंग डालेंगे जीवाश्म ईंधन, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कल से गुलाबो हुआ पड़ा है ये, है ना। ये लो मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे। देखो पहली बात तो, ये जीवाश्म ईंधनों का मतलब समझता हूं, ये क्या है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब है कि जीवों के द्वारा बनते हैं ये ईंधन। जीवों के द्वारा सर कैसे बनते होंगे, क्या जीवों को जलाते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, जब भी देखो तुम सामाजिक विज्ञान की किताब हो, या विज्ञान की किताब हो, या पर्यावरण की किताब हो, उसमें तुम क्या पढ़ते हो, उसमें तुम पढ़ते हो मेरे भाई कि करोड़ों साल पहले की बात है, बहुत समय पहले धरती उलट पुलट हुई थी, और जो मतलब जो आदमी थे, जो जीव जंतु थे, वो क्या हो गए थे, धरती के नीचे दब गए थे, है ना। इस तरीके से पढ़ते हो नहीं पढ़ते, एकदम से मतलब विकराल स्थिति आ गई थी, जिसमें मतलब सारी चीजें मतलब जो भी नदियां समुद्र जो थी, इनमें उफान आ रहे थे और जीव जंतु बह गए थे, और ऐसे ऐसे करके पढ़ते हो तुम सारे के सारे, ठीक है। अगर पढ़ते हो तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, ये क्या होते थे, जैसे मान लो जीव है कोई, जैसे समझो ये इस तरीके से धरती है, ध्यान से समझ देंगे भैया ना। जैसे मान लो ये तुम्हारी धरती है, ये इस तरीके से तुम्हारी पृथ्वी है मेरे भाई, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में क्या हुआ, देखो ये तुम्हारी पृथ्वी है मान लो, ठीक है ना, ये तुम्हारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर क्या हुआ मेरे भाई, इस पृथ्वी पे जैसे मान लो यहाँ पे जीव जंतु रह रहे थे, ठीक है, इस तरीके से जीव जंतु रह रहे थे भाई, ठीक है ना। हाँ ये तुम ही हो नालायक हो, ये हाँ, ये तुम ही हो, खेल कूद कर रहे हो, भाग रहे हो ना। ये इस तरीके से जमीन थी, ये इस तरीके से समुद्र पानी वानी वगैरह, इस तरीके से ये पेड़ वेड़ वगैरह था इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो देखो क्या हुआ,
जब भी मतलब क्या हुआ, जैसे जीव मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो हम इनको दफना देते हैं। दफनाने के बाद में देखो इनमें से क्या होता है, जैसे मान लो ये जीव अपन ने दफना दिया, ठीक है, जैसे ये जीव अपन ने दफना दिया, मान लो दफना दिया तो जमीन के अंदर दब गया। अब ये क्या होंगे, जैसे जैसे जमीन क्या होती है, जमीन का स्तर बढ़ता जाता है, जमीन का स्तर बढ़ता जाता है का मतलब समझेंगे कि इन पे क्या होता है, इन पे ताप और दाब बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, ताप और दाब बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है मेरे भाई, ताप और दाब बढ़ता जाता है। और ये क्या होने लगते हैं, जीवाश्म में परिवर्तित होने लगते हैं। किस में परिवर्तित होने लगते हैं, जीवाश्म में। जीवाश्म का मतलब सॉरी ईंधन में परिवर्तित होने लगते हैं। किस में परिवर्तित होते हैं, जीवाश्म के ईंधन पे। ईंधन का मतलब इनमें से देखो, इनका देखो जब इनका ये भी सड़ जाएंगे मेरे भाई, सड़ जाएंगे तो कुछ गैसें बनेंगी, ठीक है, इनमें मतलब ब्लड ब्लड होगा तो उसका पेट्रोल टाइप में मतलब कुछ भी लिक्विड लिक्विड भी फॉर्म में ईंधन बनेगा। जब इनकी बॉडी है तो इनकी बॉडी भी कुछ ना कुछ बनाएगी। जैसे मान लो कोयला है, वो कैसे बना, कोयला कैसे बना, तुम देखते होगे कई बार, जैसे तुमने क्या किया, जमीन को खोदा, तो जब जमीन को खोदते हो बहुत ज्यादा गहराई में खोद लेते हो तो तुम देखते होंगे उसमें कोयले के से टुकड़े निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कोयले के टुकड़े से निकलते हैं। तो वो कोयले के टुकड़े से कैसे निकलते हैं, वो भाई बहुत समय पहले मतलब कुछ ना कुछ चीज होंगी, जैसे लकड़ी होगी मान लो, वो दब गई होगी, तो ज्यादा ताप और ज्यादा दाब के कारण, ज्यादा ताप और ज्यादा दाब के कारण मेरे भाई ये क्या होने लग जाते हैं, ईंधन के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में क्या होने लग जाते हैं मेरे भाई, बदलने लग जाते हैं। तो इनको बोलते हैं अपन जीवाश्म ईंधन। समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, इसमें लिख लेंगे थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, आवाज आ रही है ना मेरे भाई, आवाज और वीडियो, वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब, चलो ठीक है। चलो लिखेंगे अब इसमें, जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को, लिखेंगे जीवाश्म ईंधन दिख रहा है भाई यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किस किस को भाई, जीवों को और पौधों को, किसको, जीवों को और पौधों को। तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को, लिखेंगे जीवाश्म ईंधन पौधों और पौधों और जानवरों को विघटित करके, सही दिख रहा है भाई, जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को विघटित करके बनाया जाता है, करके बनाया जाता है, ठीक है। लिखेंगे जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को विघटित करके बनाया जाता है। देखो भाई अगर कोई लाइन नहीं बैठे किसी कभी कभी तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, ठीक है ना। अब मैं ऐसा तो है नहीं मेरे पूरी चीजें याद है, थोड़ा बहुत मैं क्या है दिमाग में नहीं आती, मान लो कोई चीज रह जाती है तो आप मुझे बताया करो, ठीक है मेरे भाई। चलो वैसे तो मैं कमी नहीं छोड़ रहा भाई पूरी तरीके से, है ना, मैं पूरी तरीके से लगा पड़ा हूँ, वो चीज की आप टेंशन मत लो, मैं मुश्किल से कोई छोड़ूंगा, लेकिन अगर फिर भी छूट जाती है तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को विघटित करके बनाया जाता है, लिखेंगे ये ईंधन, लिखेंगे ये ईंधन ये ईंधन भूपर्पटी में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं मेरे भाई, बताओ, ये ईंधन भूपर्पटी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे और इनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लिखेंगे एवं इनमें, एवं इनमें हाइड्रोजन
व कार्बन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है मेरे भाई? इनमें हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें ऊर्जा के लिए जलाया जा सकता है। जिन्हें पे लिखेंगे जिन्हें जिन्हें ऊष्मा के लिए जलाया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि लिखेंगे, जैसे बताओ, जैसे में क्या क्या बोलोगे सर? कोयला आ गया, जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, तेल आदि। ठीक है मेरे भाई, ये क्या होते हैं? हमारे पास जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को विघटित करके बनाया जाता है। ये ईंधन भूपर्पटी में पाए जाते हैं एवं इनमें हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता है, जिन्हें ऊष्मा के लिए जलाया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, और कर देता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? जीवाश्म ईंधन में कोई दिक्कत है कि इसमें? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखेंगे मेरे भाई। चलो लिखेंगे, अभी इनमें क्या लिखोगे? अगली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, अगली क्या लिखोगे बताओ? कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। अब लिखेंगे इसमें क्या? पहला डाल लेंगे अपन एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल तथा, देखो एथेनॉल तथा लिखो, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल लिखो, लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। ठीक है मेरे भाई, अब पहले एथेनॉल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे एथेनॉल के बारे में। देखो हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद में सब हेडिंग, फिर अब इसकी लिखनी है एथेनॉल। यहाँ पे लिखेंगे एथेनॉल। अब इसमें लिखेंगे एथेनॉल में, एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखो क्या बोलते हैं एथेनॉल को, सूत्र लिख लेंगे इसका। C2H5OH।
ठीक है। अब देखो इस C2H5 को कैसे और लिख सकते हैं भाई, इस C2H5 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसने CH3 लिख दिया, फिर CH2 लिख दिया और फिर OH लिख दिया। भाई ये एक ही बात है, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। क्यों? क्योंकि सर C2H5 तो C कितना है, 1 और 1 2, H कितना है 3 और 2 5, और ये OH है ही, तो C2H5OH है। तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिखा है, C2H5OH लिखा है। ठीक है, तो लिखेंगे एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं मेरे भाई, एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे एथेनॉल को एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। अब लिखेंगे आगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। लिखेंगे मेरे भाई एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। तो थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा मैं। चलो लिखेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। चलो लिखेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, इसमें लिखोगे पहला, पहला लिखोगे एथेनॉल कमरे के ताप पर, पहला लिखेंगे इसमें एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है मेरे भाई। लिखेंगे एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे यह एक अच्छा विलायक है। दूसरा लिखेंगे यह एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक है। आगे देखेंगे, इसमें लिखेंगे एथेनॉल पानी से, लिखेंगे तीसरा लिखेंगे एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुलनशील है। एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुलनशील है मेरे भाई। ठीक है, पानी के सभी अनुपातों में, पानी के सभी अनुपातों में होगा मेरे भाई। पानी के सभी अनुपातों में क्या है मेरे भाई, घुलनशील है। लिखेंगे चौथा और लिख लेंगे इसमें, इसकी दहन जो है, इसकी दहनशीलता
काफी उच्च है मेरे भाई। चौथा लिखेंगे इसकी दहनशीलता दहनशीलता काफी उच्च है। इसकी दहनशीलता क्या है मेरे भाई? काफी उच्च है। की दहनशीलता क्या है मेरे भाई? काफी उच्च है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताएंगे सभी? अरे जल्दी बताएंगे, बताओ। बताएंगे भाई सभी? बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलो समझाने का प्रयास करता हूं और तुम समझने का प्रयास करना, ठीक है मेरे भाई। जीवाश्म ईंधन तक मैंने बता दिया था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? देखो गर्मी तो लगी रही है भैया ना। देखो एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल की कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और है, ठीक है। अब ये यौगिक क्या है? जैसे ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं, इसलिए मैंने जीवाश्म ईंधन का टॉपिक लिखवाया है और उसके बाद में मैंने मेरे भाई इसके बाद में मैंने तुम्हें ये कुछ लिखवाए हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर आपने पहले भी कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक लिखवाए थे, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक लिखवाए थे। मेरे भाई ये ईंधन से संबंधित है, इसलिए मैंने पहले जीवाश्म ईंधन लिखवाया है और उसके बाद में ये वाली चीजें लिखवाई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की। तो एथेनॉल क्या होता है और एथेनोइक अम्ल क्या होता है बताओ? तो देखो मेरे भाई एथेनॉल, तो एथेन में OH जुड़ा, अल्कोहल जुड़ा तो बन गया एथेनॉल। और एथेन में क्या जुड़ेगा बताओ? ओइक अम्ल, तो ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। आई बात समझ में? कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं पता चल गया ना कि सर इनको कैसे क्या क्या जोड़ेंगे कैसे नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे बनते हैं नए यौगिक, ठीक है ना। एथेन से एथेनोइक बन गया, एथेन से एथेनॉल बन गया, इस तरीके से। तो देखो एथेनॉल में क्या हुआ? एथेनॉल का सूत्र याद रखेंगे पहले तो। अगर कोई पूछे कि एथेनॉल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो अल्कोहल का सूत्र होता है मेरे भाई C2H5OH, 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 C2H5OH किसका है? अल्कोहल का, जिसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एथेनॉल भी बोलते हैं। तो एथेनॉल का सूत्र हो गया C2H5OH। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इस अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म देखते हैं। भौतिक गुणधर्म सर, एथेनॉल को पीने पर आदमी नाली में लुढ़क जाता है, एथेनॉल पीने पर आदमी गाली निकालता है। ये नालायक हो, ये तुम्हारे गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म नहीं है। भौतिक गुणधर्मों पर पहुंचेंगे तो क्या होगा देखो समझो। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है मेरे भाई। अगर इसको हमने कमरे के ताप पर रख दिया तो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। अब यूं मत कहना गुरुजी हमने तो आइस क्यूब बना के रख रखा है, ना लायक फ्रिज में रख रखा है। नॉर्मली कमरे के ताप पर देखोगे तो पौवा पौवा ही मिलेगा, मतलब उसमें अल्कोहल। अब अल्कोहल का मतलब दारू नहीं है, उस दारू में मतलब जो शराब होती है ना मेरे भाई, शराब जो होती है उसमें कुछ % ही अल्कोहल मिलाया जाता है। अगर तुम 100% अल्कोहल पी लो ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी, ठीक है। सर ऐसे कैसे? हाँ भाई थोड़ी सी अल्कोहल मिलाई जाती है, थोड़ी सी अल्कोहल मिलाई जाती है बस, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है मेरे भाई। आ गई बात समझ में कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसमें कोल्ड ड्रिंक या आइस क्यूब डालकर इसको चुस्की ले लेके पिया जाता है। हम नहीं पीते और ना ही किसी को पीना है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। यह एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक का मतलब है इसमें जब चीज डालते हैं, कोई भी पदार्थ डालते हैं तो वो इसमें क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए क्या है मेरे भाई? अच्छा विलायक है। एथेनॉल पानी के सभी अनुपातों में घुलनशील है। मतलब कि पानी का कितना भी अनुपात ले लो, 2:3 ले लो, 1:2 ले लो, उसमें भी ये क्या है? घुलनशील है। अब देखो पौवा आता है अपने पास, पौवा समझते हो ना शराब का? सारे शराब का मतलब क्या है? वो देसी ठर्रा आता है, पता ना झुमरू घुंघरू पता नहीं क्या क्या आते हैं, है ना। तो उसमें क्या आता है भाई? उसमें क्या करो तुम, उसमें कितना ही पानी मिला लो, कोई तो एक बोतल मिला लेता है, कोई सीधा ही गटक जाता है। तो वो क्या है? पानी के सभी अनुपातों में क्या है मेरे भाई? घुलनशील है। इसकी दहनशीलता काफी उच्च होती है मेरे भाई। दहनशीलता का मतलब है जब इसको जलाया जाता है तो ये काफी तेजी से जलता है। जैसे तुमने देखा होगा कहीं पे देवी देवताओं के जाते हैं तो वो मतलब जैसे उस पर चढ़ाते हैं, ऐसे मतलब चढ़ाते हैं, तो तुम देखा करो जैसे वो उसको क्या बोलते हैं अपन, खीरा मतलब वगैरह, मतलब जिसपे अपन भोग भोग लगाते हैं, वहां पे जैसे ही चढ़ाते हैं वो यूं क्यों आग से पकड़ता है। तो इसकी दहनशीलता क्या होती है? काफी उच्च होती है मेरे भाई, ठीक है। चलो मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया और तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो तुम बताओगे और आगे लिखोगे मेरे भाई
भाई एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। बताओ यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे मेरे भाई एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, लिखेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे दहन। सर ये दहन दहन दो तीन बार क्या लिखवा रहे हो बेटा? ये इसका गुणधर्म है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दहन। दहन में लिखेंगे एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ, लिखेंगे दहन, पहला लिखेंगे दहन। लिखेंगे लिखेंगे एथेनॉल किसके साथ जलेगा? बताओ, ऑक्सीजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? बताओ, एथेनॉल किसके साथ जलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ? बताएंगे सभी किसके साथ जलेगा। तुम बोलोगे सर किसी भी चीज को जलने के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दहन का मतलब ही क्या है मेरे भाई? दहन का मतलब ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। तो एथेनॉल, एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। ठीक है मेरे भाई, क्या करेगा? जल प्रदान करेगा, डाइऑक्साइड व जल प्रदान करता है। ठीक है मेरे भाई, क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रदान करता है। दूसरा लिखेंगे निर्जलीकरण, लिखेंगे निर्जलीकरण। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई निर्जलीकरण। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको आवे। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, अरे नालायक को भागा ही सब, इधर देखो मैं तो ऐसे गाता रहता हूँ, पागल हूँ मैं तो। लिखो सर हम पागल से पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा पागल से पढ़ रहा है तू। दहन के बाद में लिख निर्जलीकरण। फालतू मत बोल, नहीं नालायक को कैमरे में ही पीटूंगा। निर्जलीकरण, देखो इसका क्या करते हैं मेरे भाई? सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म किया जाता है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। देखो एक मिनट में एक चीज देख लेता हूँ। C2H5OH प्लस में O2 के साथ होगा तो ये बनेगा C प्लस में O प्लस में O। और ऑक्सीजन 10 और H हो गया 10 ऑक्सीजन
बना रहा हूँ भाई, 1 मिनट रुको। तो और देखो भाई, ये इसकी बन जाएगी। अगर तुम्हें अभिक्रिया लिखनी है तो देखो कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा सर C2H5OH प्लस में 2O2, मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे ना मेरे भाई। इसको मैं इस तरीके से इस पेन से लिख रहा हूँ, लो 2O2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 अणु काम में लेंगे और इसकी जब ये संरचना बनेगी तो ये मतलब इसकी जो अभिक्रिया होगी वो इस तरीके से होगी, 2C2 प्लस में 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मिनट यार भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, CO2। छोड़ो, रहने दो, तुम इसको अभी क्रिया को बाद में बना दूंगा मैं, ठीक है ना। अभी देखो, अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मैं बना के दिखा दूंगा, ठीक है ना। कैसे बनेगी देखो, हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पे C2H5OH लेंगे, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास CO2 बनेगी, प्लस में H2O बनेगा। अब इसको संतुलित करना है, जो अपन कर लेंगे कैसे करना है, ठीक है ना। ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। चलो, निर्जलीकरण में लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब एल्कोहल को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एल्कोहल का या एथेनॉल का, ठीक है, एल्कोहल को हम एथेनॉल भी बोलते हैं, का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है इसमें से जल निकल जाता है मेरे भाई, निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसका, इसमें लिखेंगे इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, लिखेंगे इसमें से, इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक है। प्रबल क्या है मेरे भाई, निर्जलीकारक है, निर्जलीकारक है, निर्जलीकारक है, ये निर्जली है मेरे भाई, है ना। प्रबल
निर्जलीकारक पदार्थ है। ठीक है, ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, अगला लिखेंगे भाई। अब अगला लिखेंगे, देखो दहन का मैंने तुम्हें समझा दिया भाई। जब भी अल्कोहल का दहन किया जाएगा तो अल्कोहल का दहन का मतलब क्या है, एथेनॉल जो है, एथेनॉल का मतलब अल्कोहल जो है उसके साथ हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा रहे हैं ना मेरे भाई, ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमारे पास निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा मेरे भाई। ठीक है, अब निर्जलीकरण की बात करें तो निर्जलीकरण में क्या होगा कि जब अपन क्या करेंगे, अल्कोहल को ही गर्म करेंगे। किसके साथ करेंगे, लेकिन इस बार पहले तो ऑक्सीजन के साथ गर्म किया था तो उसका दहन हो गया, लेकिन अब हम करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा बताओ सर? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सांद्र और तनु तो बाद की बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। सांद्र है तो मतलब पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा क्या है उसमें, ज्यादा है। ठीक है, चलो मतलब H+ आयन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि H+ आयन की मात्रा जितनी ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा, पदार्थ अम्लीय होगा। तो जितना प्रबलता किसके ऊपर डिपेंड करती है, अम्ल की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, H+ क्या है, H+ आयन की सांद्रता पर। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रबल निर्जलीकारक है। अब देखो क्यों हो जाता है, इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। निर्जलीकरण का मतलब होता है, नी का मतलब नहीं है, जल का मतलब जल, मतलब निर्जली का मतलब क्या हो गया, जिसमें जल है ही नहीं मेरे भाई, जिसमें जल है ही नहीं। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, जिसमें जल है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक पदार्थ है मेरे भाई। क्या है, प्रबल निर्जलीकारक पदार्थ है। तीसरा लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। सर ये कैसे पूछेगा बेटा, ये ऐसे पूछेगा कि एथेनॉल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए, या एथेनॉल का निर्जलीकरण में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण किसे कहते हैं, एथेनॉल के निर्जलीकरण में मतलब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है, कौन से अम्ल को काम में लिया जाता है। एबेसेडे का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। यहां से पूछ लेगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा निर्जलीकारक पदार्थ है, वो मतलब कैसा पदार्थ है, निर्जलीकारक है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछ लेगा। यहाँ पे खालिस्तान दे देगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल खालिस्तान है। क्या है बताओ, खालिस्तान पदार्थ है, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, निर्जलीकारक पदार्थ है। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे मेरे भाई, है ना। चलो अब तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, इसमें ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण लिखेंगे, लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्या लिखोगे मेरे भाई, ऑक्सीकरण लिखेंगे। ठीक है, चलो तीसरा लिखेंगे अब जल्दी जल्दी। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे। तीसरा क्या लिखोगे बताओ, तीसरा लिखोगे सर, तीसरा लिखेंगे सर, तीसरा लिखेंगे ऑक्सीकरण। को चल जाओ, ऑक्सीकरण लिखेंगे सर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण लिखेंगे। अब इस ऑक्सीकरण में क्या लिखना पड़ेगा, अब इस ऑक्सीकरण में क्या लिखेंगे मेरे भाई, समझो। इस ऑक्सीकरण में तुम लिखोगे, इस ऑक्सीकरण में लिखोगे मेरे भाई, इस ऑक्सीकरण में लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, ऑक्सीकरण में लिखोगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। लिखेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। कल लिखवाया था ना भाई मैंने। लिखेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। देखो क्षारीय तो क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो अम्लीय तो कौन सा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्षारीय कौन सा था सर, क्षारीय था हमारे पास कौन सा था बताओ मेरे भाई, कौन सा था, पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। देखो जैसे ऑक्सीकारकों के, जैसे ऑक्सीकारकों के ऑक्सीकारकों के उपयोग से
कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जाता है मेरे भाई, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है मेरे भाई, ऑक्सीकरण किया जाता है, का ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। पोटेशियम क्षारीय तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो, पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे होता है, क्षारीय जिसको KMnO4 बोलते हैं। लाल दवा का सूत्र भी बोलते हैं उसको, लाल दवा के सूत्र को क्या बोलते हैं, मतलब लाल दवा को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसका सूत्र क्या होता है KMnO4। या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है मेरे भाई, अम्लीय क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये जैसे देखो क्षारीय तो ये हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकारकों का, ये मतलब ऑक्सीकारक है, इनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जा सकता है, क्योंकि ये पदार्थ लिखेंगे, क्योंकि किया जा सकता है क्योंकि ये पदार्थ, देखो जो इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं है ना, तो देखो समझ लेंगे इसको कि इनमें से या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। इन ऑक्सीकारकों का उपयोग किया जाता है कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए, क्योंकि ये पदार्थ क्या करते हैं, ये पदार्थ कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, क्योंकि ये पदार्थ कार्बनिक यौगिकों में, लिखोगे कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन है मेरे भाई। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे एस्टरीकरण, एक अभिक्रिया और लिख लेंगे चौथी, और फिर कल हम इसके बारे में बात करेंगे। चौथी लिखेंगे एस्टरीकरण, और एस्टरीकरण में लिखेंगे मेरे भाई, इसको स्टार लगा लेंगे मेरे भैया ना, एस्टरीकरण की इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, इसको लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे एस्टरीकरण में क्या करते हैं बताओ, एस्टरीकरण में क्या करते हैं सर, ये एस्टरीकरण है, ये भाई एस्टरीकरण ही, दिख रहा है एस्टरीकरण, लो ठीक है, एस्टरीकरण, अरे ये लो भाई, अरे नालायक हो, क्या टाइम कितना हो गया देखो भाई, देख लेता हूँ टाइम एक बार, अगर बचेगा तो लिखूँ, 58 59, 1 मिनट है, चलो देखो तो सही। चौथा लिखेंगे मेरे भाई, और इसमें स्टार लगा लेंगे, तो बोलते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे भाई, एस्टरीकरण बोलेंगे। और इस एस्टरीकरण में क्या लिखेंगे बताओ, एस्टरीकरण में लिखेंगे एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, लिखेंगे एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया या अभिक्रिया एस्टरीकरण
कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। काफी कल अपन लिखेंगे एथेनॉल के उपयोग मेरे भाई। क्या लिखेंगे? एथेनॉल के उपयोग लिख रहे होंगे कल अपन। ठीक है मेरे भाई, दिख गए सभी को? चलो आज की क्लास में कोई दिक्कत हो तो बताएंगे भाई मेरे भाई। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बात करेंगे मुझसे। सर आप सही बात करने के लिए बचे हैं क्या? और क्या नालायक हो तुम, क्या करोगे? नल्लो इधर देखो, हाँ नल्लो अल्लो, ये भाई ऐसे निकल जाते हैं कभी कभी, है ना, बुरा मत मानना। और मान जाओ तो मान जाओ भाई, क्या करोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर दोगे कि यूट्यूब पे कुछ भी है जो। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए ऐसे खुशी के लिए बोल देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे कुछ भी इरादा नहीं है मेरा। बाकी भाई गलती हो गई तो क्षमा करेंगे। कुछ भी गलत गलत निकल गया मुंह से, किसी को ठेस पहुंची हो दिल पे, तो वही मुझे माफ करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको मैंने सब कुछ नंबर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएंगे। और हाँ, जो ये सोचकर बैठा है कि यार कौन लिखेगा ऑनलाइन में से इनको, तो मेरे भाई तुम कोचिंग करो आराम से, 500 रुपए दो, है ना, 500 रुपए दो आराम से, और घर वालों को बर्बाद करो। और उसके बाद में तुम सोचना यार काश देख लेते तो सही रहता। तो उस तरीके से तुम जैसा मन कर रहा है वैसा करो मेरे भाई। मैं किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है ना, और मत देखो, कोई बात नहीं, आगे जाके तुम्हें दुख होने वाला है, इस बात के लिए मुझे भी दुख है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।